अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा अंजुम है। आज हम केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। आज के सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ये इनकी बेसिक्स हैं। फिर हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं और केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यानी दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो दो किस्म के चेंज हो सकते हैं, या तो फिजिकल चेंज होता है या फिर केमिकल चेंज होता है। जैसे नाम से ज़ाहिर है, फिजिकल मतलब सिर्फ बैरूनी चेंज होगा, केमिकल मतलब अंदरूनी, यानी पूरी उनकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जैसे कि वहाँ एग्जांपल में दिखाया गया था कि वो एक आइस है, वो पिघल रही है। A physical change involves a change in the form, shape, size or state of matter without altering its chemical composition। यानी अगर किसी की शेप, साइज या स्टेट, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, तो वो फिजिकल चेंज है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग वाटर, क्रशिंग अ केन, dissolving sugar in water and cutting paper, they are all physical changes। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं कि कोई नई प्रोडक्ट नहीं बनती फिजिकल चेंज के एंड पर। इसके अलावा ये रिवर्सिबल होते हैं अमूमन। जैसे हम आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो वाटर दोबारा आइस में कन्वर्ट हो जाती है अगर हम इसको दोबारा ठंडा करेंगे। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। चेंज इन प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, शेप, साइज और कलर, ये चेंजेस प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। अब केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज ये है कि जब दो चीज़ें आपस में, दो एटम आपस में इस तरह से अपने आप को रीअरेंज कर लें कि एक नई प्रोडक्ट बना दें, नया सब्सटेंस बना दें, वो केमिकल चेंज है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड, वुड जलेगी तो कार्बन बना देगी और कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकल जाएगी। इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट लग जाएगा तो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन नहीं रहेगा। कुकिंग ऑफ एग, बेकिंग ऑफ केक, ये सब कुछ केमिकल चेंजेस हैं और ये मोस्टली रिवर्सिबल नहीं होते। तो हम कहते हैं एक नया सब्सटेंस बनेगा, ये इरिवर्सिबल होते हैं और इनमें कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, ऑर्डर चेंज, या फिर जो भी गैस बनती है वो एलिमिनेट हो जाती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। इस किस्म के चेंजेस हम केमिकल चेंजेस में नोटिस करते हैं। और लास्ट में देखिए, इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, कि अब जब भी केमिकल चेंज होगा उसमें या तो एक नया बॉन्ड बनेगा या पहले से मौजूद कोई बॉन्ड टूट जाएगा। तो आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं, यानी उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ये क्या शो करता है, ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करके एक नई चीज़ बनाते हैं, वो जो नई चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो हम इस्तेमाल करते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान और वाटर बन रहा है। हाइड्रोजन के साथ आपने 2 लिखा हुआ है, ये इसके एक्सपोनेंट है। H2 उसका सिंबल है, G उसकी स्टेट है, प्लस का साइन यानी दूसरा एक और रिएक्टेंट है, दैट इज ऑक्सीजन O2 उसका सिंबल है, G उसकी गैस स्टेट है। एक एरो शो करता है जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है कि रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बना रही हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर, यानी 2 क्या है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे एरो की शुरुआत में होते हैं, दे आर रिएक्टेंट्स, वो शुरू में होते हैं रिएक्शन के। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स formed as the result of the reaction located at the right side of equation, जो दूसरी तरफ प्रेजेंट होंगे वो प्रोडक्ट्स होंगे। एरो separates the reactants and product indicating the direction of reaction। आगे देख लेते हैं कोएफिशिएंट।
कोफिशिएंट क्या होते हैं कि जो नंबर की सूरत में हमें बोथ साइड्स पर नज़र आते हैं, यानी वो हमें रिएक्टेंट्स का नंबर बताते हैं और प्रोडक्ट्स का नंबर बताते हैं। इनके लिए हम एक लॉ यूज़ करते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो आगे हम डिस्कस करते हैं। स्टेट सिंबल गैस, लिक्विड, सॉलिड, एक्वस। ये एक्वस क्या होता है, यानी डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये पानी में कोई सोल्यूशन की फॉर्म में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यूज़ किया गया है, उसके साथ AQ लिखा जाता है। ठीक है जी। नीचे एग्जांपल देखिए, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। CH4 मीथेन का फार्मूला है, गैस उसकी स्टेट है, प्लस यानी एक और रिएक्टेंट मौजूद है, 2 ये कोएफिशिएंट है, यानी 2 नंबर ऑफ मोल्स यूज़ किए गए हैं किसके, ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन क्या है, गैस। एरो यानी दूसरी तरफ क्या बनने जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसका फार्मूला है, गैस उसकी स्टेट है, प्लस यानी एक और प्रोडक्ट है, 2 उसका कोएफिशिएंट है, 2 मोल्स किसके हैं, वाटर के, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा, अब हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए ये 4 रूल्स ध्यान में रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले एक केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए, यानी मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो नया मैटर बन सकता है, ना नया मैटर डिस्ट्रॉय हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि एक मैटर किसी और मैटर में कन्वर्ट हो जाए, यानी अगर जितने मोल्स आप यूज़ कर रहे हैं रिएक्टेंट्स में, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स या मोलर मास आपका प्रोडक्ट्स में भी बनना चाहिए, तो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो सकती है। दूसरी बात कि आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के सही सही फार्मूलाज पता होने चाहिए। सेकेंड, थर्ड बात, केमिकल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल मोलर रेशो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए, यानी आपके मोलर रेशो यानी जितने मोल्स आप रिएक्टेंट्स में यूज़ कर रहे हैं उतने ही मोल्स आप प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने चाहिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपके दोनों साइड पे बराबर होने चाहिए। यानी अगर रिएक्टेंट्स 2 मोल ऑफ कैल्शियम आपने यूज़ किया है एज कैल्शियम कार्बोनेट, तो 2 मोल्स ही। तो इसी तरह चौथी बात क्या है कि केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन यानी एरो की डायरेक्शन हमें केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करना होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले है जिंक मेटल का एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे एक्वस का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट फॉर्म है वाटर में, तो हम कहते हैं जिंक सॉलिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस गिव्स अस जिंक सल्फेट सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम इस रिएक्शन को कैसे, ये रिएक्शन हमें क्या बताता है कि 1 मोल जिंक का 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, नतीजे में 1 मोल जिंक सल्फेट और 1 ही मोल हाइड्रोजन बनता है। तो हम कहते हैं कि ये हमें केमिकल रिएक्शन से पता चलता है कि एक तो उनके केमिकल फार्मूलाज पता चलते हैं, दूसरा हमें उनके मोलर मैसेज और मोलर रेशियोज पता चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के गैसों के मिलने से अमोनिया गैस बनती है। यहाँ पर इस रिएक्शन में देखिए, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी दोनों डायरेक्शंस में ये प्रोसीड कर सकता है। N2 यानी नाइट्रोजन गैस गैसियस फॉर्म में 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स से मिलती है और मिलकर क्या बनाती है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल। अब 2 अमोनिया मॉलिक्यूल दोबारा डिकम्पोज होते हैं और 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी दोनों डायरेक्शंस में ये प्रोसीड करता है। अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं तो अमोनिया डिकम्पोज होकर दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनाता रहता है, और ऐसे रिएक्शंस को हम डबल एरो से शो करते हैं, यानी दोनों डायरेक्शंस में ये प्रोसीड कर रहा है। थर्ड एग्जांपल में देखिए क्या कोई आयनिक रिएक्शन है, ठीक है, इन जिसमें आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को हम कैसे लिखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स अस सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। अब हम जानते हैं कि हम यहाँ लिखेंगे कि जब एक्वस सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो दोनों अपने अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नतीजे में सोडियम नाइट्रेट से मिलकर सोडियम नाइट्रेट बनाता है, लेकिन
सिल्वर क्लोरीन के साथ मिलकर सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें S से पता चलता है कि सिल्वर क्लोराइड सॉलिड बनता है, जबकि सोडियम नाइट्रेट एक्वस में ही मिक्स फॉर्म में रहता है। अच्छा, अब हम इन केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, यानी हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास इतने रिएक्टेंट्स हैं तो इस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसके प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट है, वो 1 मोल है, उसके 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल और वाटर 1 मोल बनाता है। तो हम इनके मोलर मैसेज भी नीचे लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैस है 100 ग्राम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप जानते हैं 36.5 होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स यूज हो रहे हैं तो हम लिखेंगे 73 ग्राम्स। फिर है कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम्स, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स एंड वाटर 18 ग्राम्स। तो हमें इस रिएक्शन में हमने 2 चीज़ें बता दी हैं, मोल्स और मोलर मैसेज। तो अगर हम कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के 25 ग्राम हमें दिए गए हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड कितना मिलेगा, तो हम उसके रिएक्शन को ही बेस बनाकर हम कहेंगे कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बनाता है तो 1 ग्राम कितना बनाएगा, 111 डिवाइडेड बाय 100। तो इसी तरह 25 कैल्शियम कार्बोनेट ग्राम्स अगर में होंगे तो 111 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर इज 27.75 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए कि हमारे पास यहाँ पर एथेनॉल है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको जलाया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। एथेनॉल का 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन के 3 मोल्स इस्तेमाल करता है और नतीजे में 3 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। यानी हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एथेनॉल प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि हमारे पास 1.8 मोल्स ऑफ एथेनॉल है तो हम ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम देख सकते हैं 1 मोल ऑफ एथेनॉल बनाता है 3 के लिए हमें चाहिए 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कहते हैं कि अगर 1.8 होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8, आंसर इज 5.4। इसी तरह हम अगर एथेनॉल का हमें मोल्स गिवन है और हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा, या में कोई और चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।